एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या होता है इसको हम लोगों ने जाना था और इसके दो प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा भी था। कौन से दो प्रकार? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। उसी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग अगला प्रकार पढ़ेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। या इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित उदाहरण को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही लग रहा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? यदि विस्थापन का मतलब हम लोग जान जाएंगे तो इस अभिक्रिया को समझना काफी आसान हो जाएगा। विस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई अधिक क्रियाशील, कैसा पदार्थ? अधिक क्रियाशील पदार्थ, ठीक, अपने से कम क्रियाशील पदार्थ ठीक है, जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके जगह पे अपने जाके जुड़ जाता है, ऐसी क्रिया को हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया के लिए जब भी हम लोग इस क्रिया को समझेंगे, इस क्रिया को उदाहरण लेंगे, तो उस क्रिया हमको एक अधिक क्रियाशील पदार्थ लेना पड़ेगा और दूसरा एक कम क्रियाशील पदार्थ लेना पड़ेगा। और जैसे ही दोनों की क्रिया कराएंगे, ये अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से जो कम क्रियाशील पदार्थ होगा उसको उसके यौगिक से हटाएगा और स्वयं उसके दूसरे वाले जो पार्ट होगा उसके साथ स्वयं जाके जुड़ जाएगा। तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। इसका सबसे फेमस उदाहरण हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को लेना रहेगा अम्ल, ठीक है, क्योंकि अम्लों की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी अम्ल में कोई सक्रिय धातु डालते हैं तो वो सक्रिय धातु अम्ल में से जो अम्ल की पहचान होती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है उसको रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो हमको ले लेना रहेगा अम्ल और अम्ल के साथ क्या लेना रहेगा? कोई सक्रिय धातु। अम्ल में क्या डाल देंगे? सक्रिय धातु। तो हमको मिलेगा लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब होता क्या है कि जो सक्रिय धातु होती है जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरह की जो धातुएं होती हैं वो अम्ल में डालते ही अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जिसका फलस्वरूप हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसको एक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। अम्ल के रूप में मान लीजिए हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने मेटल डाल दिया, कौन सी? सोडियम। काफी सक्रिय मेटल होता है। तो ये जो सोडियम है ये हमारा अधिक क्रियाशील पदार्थ है और इस अम्ल में जो ये आपका हाइड्रोजन है ये कम क्रियाशील है इसकी अपेक्षा। तो ये सोडियम क्या करेगा कि इस अम्ल में से इस कम क्रियाशील यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिप्लेस का मतलब सिर्फ हटाने से नहीं होता है, इसको हटाकर और स्वयं इसके जगह पे अपने आगे जुड़ जाना। तो ऐसी क्रिया को हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को पूरा करते हैं। ये सोडियम है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कम क्रियाशील को हटाएगा और इस अम्ल के दूसरे पार्ट यानी क्लोरीन के साथ स्वयं जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन चला जाएगा उधर H2। जैसे सोडियम इधर अकेले था और हाइड्रोजन अकेले हो गया। एक बात ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन को जब भी अकेले लिखते हैं तो उसको H2 के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 कर लेंगे। अब इधर क्लोरीन 2 हो गया, इधर क्लोरीन भी 2 कर लेंगे। अब सोडियम 2 हो गया तो सोडियम को भी 2 कर लेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सोडियम अधिक क्रियाशील होने की वजह से अपने से कम क्रियाशील पदार्थ हाइड्रोजन को इस यौगिक में से विस्थापित कर दिया। तो इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। काफी फेमस अभिक्रिया मैं भी बता रहा हूँ। ये अम्ल क्षार लवण जब अगला लेसन आप पढ़ेंगे उसमें भी ये आएगा कि अम्लों क्रिया धातुओं से। इसके बाद धातु अधातु पढ़ेंगे वहां भी आएगा धातुओं क्रिया अम्लों से। और यहाँ फिलहाल विस्थापन अभिक्रिया में भी उदाहरण आ रहा है। तो काफी फेमस अभिक्रिया है। से पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में कि जब धातुओं को अम्ल में डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक बड़ा ही फेमस प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जब कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट, तो पूछता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालते हैं, लोहे की कील, मतलब Fe, ठीक है। लोहा जो होता है एक तत्व होता है, तो लोहे की कील के लिए संकेत क्या ले लेंगे, Fe। तो पूछता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, मतलब ये कॉपर सल्फेट सॉलिड मटेरियल होता है, इसको पानी में घोलेंगे, इसका विलयन बन जाएगा। तो उस विलयन में जब लोहे की कील डालते हैं तो कहता है कि उस विलयन का, एक्चुअल में कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है किस रंग का होता है, नीला रंग का होता है। तो कहता है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो उस विलयन का नीला रंग खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? तो होता क्या है, ये जो लोहा है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, आगे हम लोग श्रेणी पढ़ेंगे, मैंने चैनल पे इस पे वीडियो बना के रखा है और आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि धातुओं की सक्रियता की एक श्रेणी होती है, उनके इलेक्ट्रोड विभव में बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता की श्रेणी। उस श्रेणी के आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है। फिलहाल यहाँ पे हम इसको जानते हैं कि लोहा अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है। तो ऊपर की क्रिया की तरह आप देख सकते हो कि ये अधिक क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील था, तो ये अधिक क्रियाशील वाला क्या करेगा, कम क्रियाशील को हटा देगा। तो जब लोहे की कील इसमें डालेंगे, अर्थात लोहा डालेंगे, तो लोहा अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का निर्माण होगा और ये कॉपर चला जाएगा बाहर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो समीकरण है किस अभिक्रिया का उदाहरण लिखा गया है, विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखा गया है। और हुआ क्या कि लोहा अधिक क्रियाशील था, तो ये कम क्रियाशील कॉपर को इसमें से विस्थापित कर हटा दिया, फिर उसमें जब आके जुड़ गया। अब चूंकि इस विलयन का नीला रंग कॉपर सल्फेट की वजह से था और अब इधर उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट जब बन गया फेरस सल्फेट, तो इसकी वजह से उसका नीला रंग गायब हो जाता है। और एक प्रोसेसिंग और पूछता है कि लोहे की कील को भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। एक्चुअल में जो लोहे का कील होता है, ठीक है, जब उसको हम लोग क्रिया से पहले देखते हैं स्लेटी कलर का होता है और जब उसको हम लोग उसमें डालते हैं कंटेनर में, तो ये लोहा धीरे धीरे इसमें से निकल के इसके साथ जाने लगता है सल्फेट के साथ, तो लोहे की कील पतली होने लगेगी और उसपे ये कॉपर जमा हो जाता है और इसका रंग होता है भूरा। यही कारण है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। तो काफी फेमस प्रश्न है ये, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नीला रंग क्यों गायब हो जाता है, तो आप बताएंगे कि लोहा उसमें से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और चूंकि कॉपर सल्फेट की वजह से नीला रंग था और फेरस सल्फेट में इसमें नीला रंग गायब हो जाता है। पूछता है भूरा रंग क्यों हो जाता है, तो बताएंगे लोहे की कील पर ये कॉपर जमा होने लगता है और इस कॉपर की वजह से उस लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। और भी आप उदाहरण इसका ले सकते हैं। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट में आप जिंक धातु डाल देंगे, ये जिंक जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये जिंक भी इसमें से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इस तरीके से आपने देखा कि अम्ल और धातु क्रिया में विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है और कुछ कम क्रियाशील धातुओं का जो लवण का जो विलयन होता है उसमें अधिक सक्रिय धातु डालने पर भी ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो आई होप आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ लेना पड़ेगा और एक
कम क्रियाशील पदार्थ वाला आपको यौगिक लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी यौगिक में से अधिक क्रियाशील उस कम क्रियाशील को रिप्लेस करेगा। तो ऐसी क्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो फिर हम लोग अगली क्रिया इसी से मिलता जुलता पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। नोट कर लीजिए। अगला क्रिया हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे हम लोग बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अभी आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा है, ठीक उसी की तरह या उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे शब्द लगा द्विविस्थापन। वहां पे एक पदार्थ विस्थापित हो रहा था, यहाँ पे दो पदार्थ विस्थापित होंगे, या इसी को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक्चुअल में ये जो क्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, जिनमें भाग लेने वाले दोनों पदार्थ आयनिक यौगिक होते हैं, दोनों आयनिक यौगिक होते हैं। तो जब दो आयनिक यौगिकों की क्रिया आपस में कराते हैं तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। होता है क्या इसमें? जब दो आयनिक यौगिक लेते हैं, सबको पता है कि आयनिक यौगिक हुआ तो दोनों में आयन होगा, दोनों यौगिकों में एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, दूसरे में भी एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। तो जब उनकी क्रिया आपस में कराते हैं, ठीक है ना, किसी जलीय विलयन में, तो होता क्या है कि जैसे ही जलीय विलयन उनका बनाते हैं, वो आयन जो यौगिक होते हैं अपने आयनों में टूट जाते हैं। और जब आयनों में टूटते हैं और दूसरा वाला जब उसमें आयनिक यौगिक मिलाते हैं तो उसके भी आयन आपस में टूट जाते हैं, और इस वाले यौगिक का धनायन उस वाले यौगिक के ऋणायन के साथ और उसका धनायन इस वाले यौगिक के ऋणायन के साथ मिल जाता है, और मिलकर अलग अलग कॉम्बिनेशन के यौगिक बना लेते हैं। तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया में सिर्फ मूलकों की अदला बदली होती है, आयनों का एक्सचेंज होता है ऐसे। तो इसलिए ये क्रिया काफी तीव्र गति से होती है, काफी फास्ट होती है क्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया के उदाहरण में भी इस क्रिया को आप लिख सकते हैं। आइए इसके एक उदाहरण लेते हैं। यूं कह सकते हैं इसको कि इसमें आयनों की अदला बदली होती है, आयनों की अदला बदली, ठीक है ना, आयनों एक्सचेंज होता है, सिर्फ बदले जाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण ले सोडियम सल्फेट, और इसकी क्रिया हमने करा दी बेरियम क्लोराइड से। देखिए ये भी एक मेटल है, एक नॉन मेटल मूलक है, तो एक धात्विक आयन एक अधात्विक आयन, और एक धात्विक आयन एक अधात्विक आयन। तो दोनों ये जो यौगिक हैं आयनिक यौगिक हैं। अब जैसे इसका जलीय विलयन दोनों का बना के इसको मिक्स करेंगे, इसका वाला प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आयनों की अदला बदली ही होती है, इसीलिए बड़ी फास्ट क्रिया ये होती है, और क्रिया के फलस्वरूप का अवक्षेप भी प्राप्त होता है। अब देखिए ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो बना लेगा NaCl, और साथ में ये बेरियम आ जाएगा सल्फेट के साथ तो बना लेगा BaSO4, और इसी काम को मिलता है अवक्षेप PPT। समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 कर लेंगे, और इस तरीके से इस समीकरण आपका बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दो यौगिक हमने लिया, एक सोडियम सल्फेट दूसरा बेरियम क्लोराइड, और दोनों को मिलाए, तो मिलाने के बाद इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ मिलके और यौगिकों का निर्माण कर लिया। तो इसमें दो कह सकते हैं कि मूलकों की अदला बदली, दो मूलक विस्थापित हो रहे हैं, इसका विस्थापित इसके पास चला जा रहा है, इसका विस्थापित इसके पास आ जा रहा है। इसीलिए इसको द्विविस्थापन या उभय अपघटन की अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें यौगिक टूटते हैं, लेकिन टूटते हैं सिर्फ मूलकों की अदला बदली, इसलिए इसको उभय अपघटन कहा जाता है। इसका एक और फेमस अभिक्रिया है, जब हम लोग कोई अम्ल लेते हैं और उसकी क्रिया हम लोग क्षार से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? क्षार से, जिसको उदासीनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। तो सेम यही द्विविस्थापन की अभिक्रिया उभय अपघटन की क्रिया होती है।
इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ आ जाता है और बना लेता है NaCl और साथ में बन जाएगा H2O। ये देखिए इसका धनायन H में प्लस है और OH पे माइनस, H मीन H2 और O बन जाता है H2O, साथ में आपका बन जाता है NaCl। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है इसको उदासीनीकरण क्रिया करने के फलस्वरूप लवण और पानी का निर्माण होता है। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आप चाहें तो इसको आसानी से याद करने के लिए इसको याद कर सकते हैं कि जो उदासीनीकरण यानी अम्ल और क्षार की जो क्रिया है उसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में बड़ी आसानी से परीक्षा में आए तो उसको आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के साथ, क्योंकि थोड़ा सा अलग प्रकार की क्रिया है और थोड़ा विस्तार से उसको हम लोग जानेंगे, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।